कल क्या पढ़ रहे थे हम? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। उससे पहले क्या पढ़ा था? इसेंशियल्स पढ़े थे अंडर सेक्शन 10, और जो अंडर सेक्शन 10 नहीं है। अच्छा, एक बार सारे बताओगे क्या कौन कौन से इसेंशियल्स थे? पहले 10 वाले बता दो कौन कौन से हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, और नॉट डिक्लेयर्ड एज वाइड। ठीक है, परफेक्ट है। और जो सेक्शन 10 में नहीं गिवन है वो कौन से हैं? हम्म। ठीक है। हाँ। लीगल फॉर्मेलिटीज और ठीक है, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सारे एसेंशियल्स हो गए थे जो हमने कवर किए थे। उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पहला बेसिस जो देखा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी। ठीक है, उसके हिसाब से कौन कौन से टाइप्स हमने कवर कर लिए? ठीक है। अच्छा, वैलिड में और वॉइड में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, नहीं होता है। और क्या होता है उसमें? क्या वो स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं या बाद में जाकर के किसी रीजन की वजह से वॉइड बने हैं? दोनों हो सकता है उसमें। ठीक है, और जो स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं उनके लिए हम एक लीगल मैक्सिम यूज करते हैं, वो क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो मतलब ऐसे याद रखो उसको कि इनिशियल होता है ना स्टार्टिंग से, जिसको हम बोलते हैं उसके लिए इनिशियो ऐसा वर्ड क्रिएट हुआ है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियल फेज से ही क्या है, वॉइड है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने उसके बाद वॉइडेबल देखा। अच्छा, वॉइड में और वॉइडेबल इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, ठीक है। तो वॉइड वाला तो पहले से वॉइड है, मे बी बिकॉज कि वो इसेंशियल्स वगैरह उसमें प्रेजेंट नहीं है इस वजह से, या मे बी बाद में चल करके किसी कारण की वजह से वो वॉइड हो गया। वॉइडेबल क्यों होता है? क्योंकि पार्टीज के ऑप्शन पे होता है, तो पार्टीज जब चाहेंगी तब उसको क्या कर सकती हैं, वॉइड कर सकती हैं। फाइन, ओके। उसके बाद हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट देखा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से होते हैं? जिसको लॉ ने इलीगल कर रखा है या फिर फोरबिड कर रखा है, मतलब एकदम मना है कि इस टाइप के काम तो तुम्हें करने ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ वॉइड में और इलीगल में क्या डिफरेंस हुआ? क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं क्या? सारे वॉइड इलीगल होते हैं क्या? नहीं, वापस सोच लो। सारे इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, लेकिन सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ओके। यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्या लिखा था इसमें? इलीगल वाला ही लिखा था ये स्टेटमेंट। ठीक है, एक और लास्ट इस वाले बेसिस में आएगा, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वो लिख लो। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग लिखेंगे, when a contract is good in substance, when a contract is good in substance, but because of some technical defect, parties cannot sue upon it. But because of some technical defect, parties cannot sue upon it. अब ये टेक्निकल डिफेक्ट तुम्हारा क्या क्या हो सकता है?
इट कैन बी नॉट इन राइटिंग, मे बी वो लिखित में नहीं था इस वजह से। या फिर बार्ड बाय लिमिटेशन है इस वजह से। ठीक है, अब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैसे अनएनफोर्सेबल जो होते हैं उनके ऊपर आप सीयू कर सकते हो क्या, केस फाइल कर सकते हो उनके ऊपर? नहीं, केस हम फाइल नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये अनएनफोर्सेबल क्यों बने हैं, किसी और कारण की वजह से बने हैं। लिखा हुआ है ना इसमें, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एकदम गुड है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा एकदम क्या है, परफेक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स रह गए कॉन्ट्रैक्ट में। टेक्निकल डिफेक्ट क्या रह गया इसके अंदर, जैसे कि मे बी वो राइटिंग में नहीं है इस वजह से कि हमने सिर्फ ओरल प्रोमिस किए थे। अब क्या गारंटी है कि ओरल प्रॉमिस में पर्सन उसको फुलफिल भी करें, तो उन्होंने क्या कर दिया, बोल करके पहले वर्बली प्रॉमिस करके और बाद में उस प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया। अब ऐसा अगर उन्होंने किया है तो फिर ये क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट है। अब तुम उसको स्यू कैसे करोगे, तुम प्रूफ कैसे करोगे कि सामने वाले ने तुम्हें ये चीज बोली है ना। एक ये हो गया इसमें। दूसरा होता है बार्ड बाय लिमिटेशन। अब ध्यान से सुनो, बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब क्या होता है। हमारे पास एक है ना एक्ट है इंडिया में बाय द नेम लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। ये लिमिटेशन एक्ट हमें क्या बताता है, हमें टाइम लिमिट बताता है। किस चीज की टाइम लिमिट, सूट को फाइल करने की टाइम लिमिट। अब मुझे एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, मुझे बताना, तुम्हारे घर में आज चोरी हुई है, ठीक है, तो तुम उसका केस कब फाइल करोगे, आज ही फाइल करेंगे, मतलब जितना इमीडिएटली हो सकेगा उतना हम फाइल करेंगे। लेकिन तुम केस फाइल कर रहे हो 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर आप केस फाइल कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या कहेंगे, अब होश आया है कि घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ था, क्या क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपका केस 1 साल बाद कैसे फाइल होगा, नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या किया है इन्होंने यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट के अंदर, हमें टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी हैं, ठीक है। टाइम लिमिट्स किस चीज की प्रिस्क्राइब करी है, सूट फाइल करने की। अब अगर तुम्हारा वो टाइम पीरियड निकल गया ना सूट फाइल करने का, तो वो क्या बन जाएगा, टाइम बार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इस टाइम लिमिट में अगर आपने सूट फाइल नहीं किया, इफ नॉट फाइल्ड विद इन दिस टाइम लिमिट, अगर आपने इस टाइम लिमिट में फाइल नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, बार्ड बन जाएगा बाय लिमिटेशन, या फिर इसको टाइम बार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो बार्ड का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, रोक लगाना होता है। अब तुम्हारे उस सूट के ऊपर रोक लग गई ना, तुम अब उसके में केस फाइल नहीं कर सकते हो। वाई, बिकॉज तुम्हें जितना टाइम लॉ ने कहा था कि इतने टाइम में केस फाइल करना था, तुमने उतने टाइम में केस फाइल किया नहीं किया, तो फिर अब तुम्हारे लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब आप आगे भी फर्दर इस पे सूट फाइल नहीं कर पाओगे। ओके तो ऐसा, ये यहाँ पे एक बार पेंसिल से साइड में नोट डाउन कर लो कि बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब क्या होता है। If not filed within this time limit.
ठीक है। अब मतलब समझ में आ गया बार्ड बाय लिमिटेशन का क्या मतलब है। तो अभी पीछे हम लोग है ना जिस टेक्निकल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो ये भी हो सकता है। यानी कि क्योंकि अब वो तुम्हारे स्यूट का टाइम पीरियड निकल गया ना केस फाइल करने का, तो अब तुम स्यूट फाइल नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, अनएनफोर्सिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अनएनफोर्सिएबल हो, राइट। ये कब अनएनफोर्सिएबल बनते हैं, जब उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट रह जाता है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम क्या था, परफेक्ट था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये दो आपके इसके एग्जांपल्स होते हैं। फाइन। विद दिस हमने हमारे पांचों ये जो पॉइंट्स थे ये कवर कर लिए हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का जो फर्स्ट बेसिस हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, उसमें पांच है। कौन कौन से? पहला वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल। ठीक है। अब सेकंड बेसिस इसमें डालो। एक मिनट रुको, पहले डिफरेंस लिखेंगे हम, दो डिफरेंसेस आ रहे हैं इसमें, वो लिखेंगे। एक है वॉइड में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एंड दूसरा है वॉइडेबल। कभी भी तुमसे डिफरेंसेस का क्वेश्चन पूछा जाए, हमेशा तीन कॉलम्स बनाने हैं, बताया था ना मैंने पहले भी। तो बेसिस भी लिखेंगे, चाहे मार्जिन में बना लो इसको। पहला पॉइंट, हमेशा किसी भी डिफरेंस के अंदर आपको क्या लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है या डेफिनेशन लिखना है। तो मीनिंग हम लोग ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं, एज इट इज वही आएगी इसमें। सेकंड, हम इसका एनफोर्सिएबिलिटी लिख रहे हैं। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल। एनफोर्सिएबल at the option of aggrieved party. Enforceable only at the option of aggrieved party. Void due to change in law, or change in circumstances beyond control of parties.
Party can sue other for performance. राइट्स की बात करें तो does not grant any legal remedy to any party. Party who had no free consent has right to दैट्स इट। ये 5 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे डिफरेंस के हो गए बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डन, नोटेड, फाइन। अब समझो इसको। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा किसी भी डिफरेंसेस के अंदर अगर हम लिखेंगे तो वो मीनिंग का पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये क्या बात कर रहे हैं, एनफोर्सिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में से कौन सा एनफोर्सिएबल है कौन सा नहीं है, ठीक है। वॉइड वाला तो बिल्कुल ही एनफोर्स नहीं हो सकता, वो हो सकता है क्या कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही वॉइड है, इसको हम एनफोर्स नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला अग्रीव्ड पार्टी की मर्जी से क्या हो सकता है, एनफोर्स हो सकता है। अब अग्रीव्ड पार्टी कौन है, ऐसी पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको हम क्या बुलाते हैं, अग्रीव्ड पार्टी बुलाते हैं। ऐसी पार्टी जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत हुआ है या वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो पार्टी कभी भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर कर सकती है, वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकती है ना। तो इसीलिए वो चाहे जब तक वो एनफोर्सेबल होगा, जब वो चाहेगी तब से लेकर के वो क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा, फाइन। देन थर्ड में कॉज क्या है, कॉज का मतलब हम कारण की बात कर रहे हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो रहा है, वॉइड हो रहा है। पहला रीजन इसमें ये है कि मे बी लॉ के अंदर चेंजेस आ गए हैं, इस वजह से वो ऐसा हुआ है, या फिर वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में चेंज हुआ है जो सर्कमस्टांसेस पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, इधर चेंज इन लॉ है या फिर चेंज इन सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशंस ऐसे चेंज हो गई है कि वो पार्टीज के भी कंट्रोल में नहीं रही अब, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, सिंपल।
दूसरा, वॉइडेबल ये कब बनता है? जब फ्री कंसेंट नहीं होता है तब हम बोलते हैं ये वॉइडेबल हो गया। व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट पढ़ा है हमने, क्या होता है वो? हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। और एक फ्रॉड, है ना? तो ये पांचों चीजें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तब आपका कंसेंट क्या कहलाता है? फ्री कंसेंट कहलाता है। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा? वॉइडेबल बन जाएगा। फाइन। तो वही यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। फोर्थ कह रहा है परफॉर्मेंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स ये कभी भी परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन ये वाला परफॉर्म हो सकता है, और पार्टी अगर किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो दूसरी पार्टी उसको क्या कर सकती है? सीयू भी कर सकती है। ओके। लास्ट, राइट्स की हम बात कर रहे हैं। राइट्स अगर देखें तो वॉइड वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पार्टी को किसी को भी कोई राइट मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता है। जब मैं कह रही हूं कि वॉइड वाले कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या है? कोई पार्टी के पास कोई राइट नहीं है, ना तुम दूसरे को स्यू कर सकते हो, ना तुम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो उससे, ना तुम कोई पैसा रिकवर कर सकते हो उससे, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे हैं। इधर राइट है कैसे? जिस पार्टी ने फ्री कंसेंट नहीं दिया है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है? रिसाइंड कर सकती है। अब रिसाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है? कैंसिल। ये याद रख लो, ये वर्ड बहुत बार रिपीट होता है। रिसाइंड वर्ड का मतलब होता है कैंसिल करना। जिस पार्टी की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ है वो पार्टी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। फाइन। पांचों डिफरेंसेस क्लियर है? ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट डिफरेंस देखो, वॉइड में, वॉइड और इलीगल अग्रीमेंट में। एक तरफ हमने इसमें बेसिस लिख लिया, वॉइड लिखा, दूसरा इलीगल अग्रीमेंट्स। पहला पॉइंट हमेशा क्या जाता है? मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज मीनिंग। मीनिंग जैसा हमने पीछे लिखा था एग्जैक्टली वैसा ही कोट कर देना। सेकंड पॉइंट में स्कोप के अंदर void agreement is not illegal is not always illegal लिखो। पर इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है? ऑलवेज void होता है। कोई पनिशमेंट नहीं होता है void कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट होता है। नॉट फोरबिडन बाय लॉ है।
लास्ट बेसिस इसका है कोलेटरल अग्रीमेंट। नॉट नेसेसरी दैट agreement collateral to void agreement also become void। agreement collateral to illegal also becomes illegal and void। डन, फाइन। एक बार देखो, वैसे इसमें काफी हद तक सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सिमिलर हैं। फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग आएगा, सेकंड के अंदर स्कोप। स्कोप कुछ नहीं है, वही वाला जो स्टेटमेंट कल मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था ना तुम्हारा, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल होते हैं क्या? नहीं, लेकिन इलीगल वाले हमेशा वॉइड होते हैं। ठीक है। पनिशमेंट, अच्छा वॉइड एग्रीमेंट एंटर करने के लिए पनिशमेंट मिलता है क्या? नहीं, लेकिन इलीगल एंटर करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा ना। नेचर, ये वाले फोरबिडन बाय लॉ होते हैं क्या? नहीं, वो वाले क्या होते हैं? फोरबिडन बाय लॉ होते हैं। ठीक है। कोलेटरल अग्रीमेंट, अब इसका मतलब समझो, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा अग्रीमेंट, जैसे सपोज करो दो अग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, ये तुम्हारा जो अग्रीमेंट है ये प्रिंसिपल अग्रीमेंट है। ठीक है, मतलब मेन अग्रीमेंट है। ठीक है, इसके साथ कोई एक और अग्रीमेंट बनाया जा रहा है जो कि कोलेटरल है। कोलेटरल का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट ये है, ये वाला हमारे लिए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। मतलब इसका परफॉर्मेंस किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल वाले डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब तुम खुद सोचो लॉजिकली कि अगर ये वाला इलीगल है तो इसके कोलेटरल वाला चाहे कितना ही लीगल क्यों ना हो, वो भी क्या बन जाएगा? इलीगल बन जाएगा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। और इलीगल है तो फिर ये वॉइड भी है। करेक्ट, वॉइड भी है। अच्छा, दूसरा, अगर सपोज करो ये ऊपर वाला अग्रीमेंट तुम्हारा क्या है? वॉइड है, तो क्या ये वाला भी वॉइड बन जाएगा? नहीं ना, ये वाला वॉइड नहीं बनेगा। ओके, ऊपर वाला अगर वॉइड है तो उसके कोलेटरल वाला अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वॉइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इलीगल के अगर कोई कोलेटरल है ना तो वो भी क्या बन जाएगा? इलीगल बन जाएगा। ऐसा समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट अगर इलीगल है तो उसके जो कोलेटरल होगा वो भी क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। फाइन, लेकिन अगर प्रिंसिपल वाला वॉइड है तो उसके कोलेटरल अग्रीमेंट वॉइड हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता। ओके यही लैंग्वेज हम लोगों ने पीछे यूज करी है। नॉट नेसेसरी दैट द अग्रीमेंट कोलेटरल ऑल्सो बिकम्स वॉइड, जरूरी नहीं है ऐसा। लेकिन इधर हमने क्या देखा, ये हमेशा क्या बनेगा, इलीगल बनेगा एंड वॉइड बनेगा ऑलवेज। क्लियर, ये वाली चीज क्लियर है एकदम। ठीक है, नाउ विद दिस हम लोगों ने हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट बेसिस था एनफोर्सिएबिलिटी वाला, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से थे? ठीक है, समझ में आ गया। वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, फिर इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल। ठीक है, अब एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हम और देख रहे हैं, सेकंड बेसिस लिखो इसमें। अब पीछे जब तुम लोग ये हेडिंग डाली थी तब देख लेना नंबरिंग कैसा किया था, उसी के बाद सेकंड वाला नंबरिंग डाल देना यहाँ पे। ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इसका है ना हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट के अंदर हम इसके 4 टाइप्स लिखेंगे, 1 2 3 4। एक्सप्रेस, implied, quasi and e contracts। if terms are expressed by words implied वाले का मतलब क्या है वो लिख रहे हैं। come into existence by implication। अब इस implication का मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो बाय एक्शन होगा या फिर कंडक्ट ऑफ पार्टीज होगा या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग्स होगा। और इसी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के नीचे एक और टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे, प्लस करके लिखना, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। also called as tacit contracts।
withdrawal of cash from ATM. थर्ड आएगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. इसको हम आगे पढ़ेंगे. स्टडी फर्दर लिख दो इसमें. सॉरी. ई कॉन्ट्रैक्ट्स. Contract using electronic means. डन. नोटेड. सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने एक ही चार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया. पूरा का पूरा यहीं पे क्लैरिफाई हो गया कि क्या है क्या नहीं है. देखो इसका मतलब समझते हैं पहले. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसे क्रिएट होगा, फॉर्म कैसे होगा. फाइन. अब फॉर्मेशन इसका डिपेंड करता है. सबसे पहले ये देखो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये टर्म्स बार बार पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिपीट होंगी. एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, मतलब बोलना, उसको बताना सामने वाले को. चाहे आप उसको लिख के बताओ, चाहे आप उसको वर्बली बताओ, ओरली वर्ड से बताओ, ठीक है. दोनों ही चीजें क्या होंगी यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट बनेगी. ओके. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे एंटर किए जाते हैं. If the terms are expressed by words या in writing, these contracts are called as express contracts. तो तुम ऐसा अगर हम चार्ट बना रहे हैं तो इसको राइटिंग में कन्वर्ट कर लोगे क्या. आंसर्स दिखने होंगे तो कन्वर्ट कर लोगे उसको राइटिंग में, है ना. क्यों मैं बताऊं, पूरा पूरा अगर हम ऐसा ही लिखेंगे जैसा बुक में दे रखा है तो बुक में और तुम्हारे इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा. वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है अगर हम वैसा का वैसा ही छापें तो इसलिए नोट्स के अंदर मैं ये ऐसे फ्लो चार्ट्स ही बनवाऊंगी अब से. तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेमिंग तुम लोग कर लेना कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग. बस. वर्ड्स का मतलब हम ओरली बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर राइटिंग में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा.
ओके अब इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइड एक्सप्रेस्ड का एकदम उल्टा है, यानी तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने कुछ नहीं लिख के दिया उसको, तुमने वो बात बताई नहीं है उसको, लेकिन फिर उस बात का उसको पता कैसे लगा, इम्प्लाइड मैनर में। ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब कि लोगों के बिहेवियर से, उनके एक्शन से पता लग रहा है, या फिर उनका कंडक्ट कैसा है, वही बिहेवियर कैसा है, या फिर उनकी कोर्स ऑफ डीलिंग से पता लग रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, नॉर्मल सी चीज है ना, अगर कभी भी कोई फादर है, उनकी शॉप पे वो नहीं बैठे हैं और वो पीछे से अपने बेटे को बिठा करके जाते हैं वहां पे, तो ये इम्प्लाइड है ना कि बेटा अगर कोई भी कैश वगैरह कुछ भी कलेक्ट करेगा तो वो पापा को दे देगा, राइट या वो कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहा है तो वो उसके बारे में अपने पापा को बताएगा कि आप नहीं थे तो पीछे से मैंने इतने इतने पैसे कलेक्ट करे या इतने इतने मेरी सेल्स हुई है, बोलेगा ना, तो ये चीज क्या है, इम्प्लाइड है। ऐसी चीजें जिसको बोलने की जरूरत नहीं होती है, किससे पता लगती है, फिर वो पार्टीज के एक्शन से पता लगेंगी, उनके कंडक्ट से पता लगेगा, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग से पता लगेगा। कोर्स ऑफ डीलिंग्स का मतलब क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल तुम है ना किसी भी शॉपकीपर के पास जाओ जिसको तुम सालों से जानते हो, राइट अब चांसेस है कि वो तुम्हें क्या करेगा, बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्काउंट देगा, तो बोलने की जरूरत है वहां पे डिस्काउंट की, नहीं है ना, इम्प्लाइड है कि हाँ मेरे जाते से ही अपने आप ही वो क्या कर देगा, डिस्काउंटेड रेट मुझे बता देगा, इम्प्लाइड है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके तो ये उनकी कोर्स ऑफ डीलिंग्स हो गई। कोर्स ऑफ डीलिंग्स मतलब क्योंकि हम इतने पुराने कस्टमर हैं उनके, तो हमारे बीच की डीलिंग्स ऐसी हो गई है कि बाकियों के कंपैरिजन में ये मेरे को क्या देगा, ज्यादा डिस्काउंट देगा, ज्यादा प्रेफरेंस देगा वो मुझे, ऐसा। तो इन तीन चीजों से हमें क्या पता लगता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का पता लगता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का एक नाम और होता है विच इज कॉल्ड एज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो वर्ड है ना टेसिट, इस वर्ड का मतलब होता है साइलेंट, साइड में लिख लो कहीं पे, इस वर्ड का मतलब होता है साइलेंट। टेसिट का मतलब है साइलेंट, यानी कि हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे हैं, हम साइलेंट है ना, बस हमारी एक्टिविटी से पता लग रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम। अब अगर मैं एटीएम से कैश विड्रॉ कर रही हूं, मैंने उसमें मेरा कार्ड लगाया है, तो इंप्लाइड है ना कि मैं वहां पे उस अकाउंट का कस्टमर हूं, मतलब उस बैंक का मैं कस्टमर हूं। ठीक है, मेरा अकाउंट होगा उस बैंक के अंदर, सारी चीजें इंप्लाइड है कि मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बुलाया जाता है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स बुलाया जाएगा। फर्क समझ में आ गया, इंप्लाइड में और टेसिट में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है दोनों। ओके क्लियर, देन नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये दोनों तो एक जैसे थे, इंप्लाइड और एक्सप्रेस्ड, ये वाले एकदम अलग अलग हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, अभी वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिमिलर है कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स इसके अंदर तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब क्या है इसके अंदर, इसको कुछ दिन के लिए सस्पेंस रखते हैं क्योंकि आगे ये पूरा डिटेल्ड चैप्टर है हमारे पास। ओके देन आगे बढ़ते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। आजकल तो सब लोग ऑनलाइन मोड से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो इट इज कॉल्ड एज ई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कभी तुम लोगों को ध्यान हो, तुम लोगों ने अपना जीमेल अकाउंट पहली बार क्रिएट किया हो, या अमेजोन पे ऐसी वेबसाइट्स पे पहली पहली बार अपना अकाउंट बनाया हो, तो याद है क्या बहुत सारे बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए आ गए थे जिसको कोई नहीं पढ़ता, मैंने भी नहीं पढ़ा कभी। ठीक है, अब वो उसके आगे चेक बॉक्स बना हुआ आता है, हमें टिक 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 करना होता है, लास्ट में नीचे आई अग्री पे वो करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर सबमिट कर देते हैं हम उसको। वो तुमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उनके साथ। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तुमने, वो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई आती है ना, दैट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक नोटिस नहीं किया तो आप इसके बाद नोटिस करना, कभी भी कोई भी मतलब इस टाइप का आप साइन अप जब कर रहे हो ना, पहली बार ही कर रहे हो अकाउंट क्रिएट, तब आपसे वो इस टाइप की टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करवाता है। दैट इज नथिंग बट अ ई कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, 4, कौन कौन से हैं, ठीक है ये 4 हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस लिखो,
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दो हैं एग्जीक्यूटेड है और एक एग्जीक्यूटरी है। When act is done or executed, then it is called executed contract। और executory नाम से समझ आ रहा है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर है। इसके अंदर भी तुम्हारे पास दो आते हैं, यूनिलेटरल और दूसरा है बाइलेटरल। इसका क्या मतलब हुआ? One party has performed and other party's obligation is pending। और बाइलेटरल में लिखेंगे obligation of both parties is outstanding। अब इन दोनों टर्म्स को देख के ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और ये वाला फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड वाला पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट टेंस है, ये पेंसिल से लिखना तुम। और एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है? ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म कर दिया गया है एग्जीक्यूटेड, जिसको फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे वो एग्जीक्यूटरी है। और जो एग्जीक्यूटरी भी है ना वो भी यूनिलेटरल बायलेटरल दोनों हो सकता है। मतलब कि यूनी वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सिंगल वो बोलते हैं हम किसी को, है ना। तो एक ही पार्टी ने परफॉर्म किया है, एक पार्टी की तरफ से वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है। और बायलेटरल के अंदर अगर दोनों पार्टीज की तरफ से वो पेंडिंग है तो हम उसको बायलेटरल कहेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल सुनो इसका। सपोज तुम्हें ना केक ऑर्डर पे बनवाना है ना। तो तुम किसी बेकर के पास गए और तुमने कहा कि भाई मेरा केक इस तरीके से कस्टमाइज करके बना दो। उसने कहा ठीक है मैं कल बना करके तुम्हें दे दूंगा। अब उसने कहा लेकिन तुम्हें एडवांस पैसे देने पड़ेंगे, तो पूरा एडवांस पेमेंट उसने ले लिया। मतलब तुम्हारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, परफॉर्म हो गया है, लेकिन उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या है, पेंडिंग है। तो वो किस में फॉल करेगा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करेगा। ओके बट अगर सपोज उसने तुम्हें ये कहा होता कि कोई बात नहीं पैसे भी कल दे देना, कल आकर के केक की डिलीवरी ले जाओ और पैसे भी कल दे देना, तो फिर दोनों के पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, पेंडिंग हो गया, यानी कि वो बाइलेटरल में फॉल करेगा फिर। ओके दोनों की तरफ से पेंडिंग है वो बाइलेटरल में जाएगा, एक ने कर दिया एक का पेंडिंग है तो यूनिलेटरल में आएगा। ठीक है, ये क्लियर है एकदम। तो विद दिस हमारा ये पूरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक खत्म होता है। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। फाइन।
कोई डाउट्स इसमें कुछ? अच्छा एक बार ऐप ज्वाइन करो ना फटाफट।